हे भगवान, ये आपने मुझे कहां फंसा दिया। ये लड़की एक नंबर की झूठी है, 100% झूठ बोलती है। मैंने कभी इसके भाई का कत्ल नहीं किया, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये क्या सेठ जी, आप इतनी जल्दी हार मान गए? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुद्धि के मामले में आप मुझसे कमजोर हैं और शर्त के अनुसार झूठ बोलना हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए आपने मेरी कहानी को झूठा बोला, इसलिए मैं जीत गई। अब आप अपने वादे के अनुसार 1500 सोने के सिक्के मुझे देने का कष्ट करें। सेठ मजबूरन राधिका को 1500 सोने के सिक्के दे देता है। ये लो लड़की, 1500 सोने के सिक्के, और जल्दी यहां से दुम दबाकर भाग जाओ, वरना मेरा खून खौल रहा है। अगर जल्दी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा, और आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन आप मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कभी भी गरीब या कमजोर को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना। और एक बात, कभी भी किसी को बच्चा समझकर अक्ल के मामले में कोई शर्त मत लगा लेना। बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर गांव में बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वो अपने पुरखों का जमीन जोतकर खेती किया करता था। राधिका बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना, ज्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुकी थी। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल का 2 रोटी है। अब इसे मैं खाऊं या आप? किशोर के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था, बस 2 बासी रोटी बचा था। अब किशोर के पास 2 रास्ता था, या तो उसे खुद खा लेता या उसे अपनी बेटी को खाने को दे देता। राधिका बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है, और जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम है। इतना कहकर किशोर खेतों में निकल जाता है। किशोर को आज 2 समस्या सता रही थी। पहला, खेत में फसल लगाना, और दूसरा, कल के लिए भोजन जुटाना। वो निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहां एक बड़े सेठ धनीराम आ जाता है और किशोर को अपने खेत में मेहनत करता देख एक प्लान बनाता है। अरे हरिया, देखो तो किशोर कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रहा है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में एक यही जमीन बचा है जो आज खेत में आते वक्त मैं अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा हूं। बेचारी भूखे कैसे काम करेगी। अगर सेठ जी आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार पर दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करें सेठ जी, जब फसल तैयार होगा तो उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे किशोर, तुम चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इससे तुम घर के लिए राशन खरीद लेना। अब मैं चलता हूं, बाकी कोई और समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको पता नहीं कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है, नहीं तो हम लोग भूखे मर ही जाते। धनीराम का ये प्लान सफल हो गया था, लेकिन शायद किशोर को मालूम नहीं चला कि सेठ उसे नई जीवन नहीं बल्कि आखिरी सांस लेने का मौका दिया है। किशोर खेत का काम खत्म कर देता है और खुशी खुशी बाजार राशन लेने चला जाता है। इधर हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि सेठ उसे फ्री में पैसे क्यों दे दिए। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आपने किशोर को बिना कुछ मुनाफा के फ्री में पैसे क्यों दे दिए, बल्कि आपने मुझसे ये बोला कि उसका जमीन हथिया लूंगा, फिर उसने अपना जमीन तो आपको दिया ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक, कृपया बताइए ना, आपके मन में क्या प्लान चल रहा है। अरे रे हरिया, ऐसे ही मैं तुमको बेवकूफ नहीं कहता, सच में तुम बेवकूफ ही हो। अगर मैं किशोर से अभी जमीन लेने की बात करता तो वो भूखा रहना पसंद करता।
मगर मुझे अपनी जमीन कभी नहीं देता। इसलिए मैंने नेहले पे दहला मारा। अब जिस दिन उसका फसल तैयार होगा तो मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो अपना अनाज जरूर बेचेगा, और तब मैं एक प्लान बनाऊंगा और किशोर को मजबूर कर दूंगा कि उसे अपना जमीन मुझे देना ही पड़ेगा। अब तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन उसका फसल तैयार होगा। वाह मालिक वाह, क्या आपका दिमाग है। मुझे तो लगा कि आप कुछ और ही प्लान बनाओगे, लेकिन नहीं, आप तो सीधा रुपए देना होगा और आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेठ जी अभी राशन का दाम बढ़ गया है। वाह किशोर वाह, क्या दिमाग लगाए हो। इतना महंगा अनाज तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं एक ही शर्त पर खरीदूंगा कि ये अनाज अभी जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। और हां, इसके बदले 8,000 रुपए तो क्या, मैं पूरे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। बस तुम हाँ कहो। ये सेठ का एक सोचा समझा जाल था जो किशोर को फंसने पर मजबूर कर रहा था। किशोर जान रहा था कि सेठ जालिम है, लेकिन फिर उसे वो दिन याद आता है जिस दिन सेठ ने किशोर का मदद किया था। किशोर सोचता है कि सेठ जी बुरा इंसान नहीं है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, और वो बेचारा अनजाने में गलत फैसला ले लेता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आपका ये शर्त मंजूर है। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में आप इसे खरीद लीजिए। अब आप मेरा पैसा दे दीजिए ताकि उस पैसे से अपने घर के लिए दाल मसाला खरीद सकूं। अरे हाँ किशोर, जरूर, ये लो तुम अपने पैसे। और अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही, साथ में जमीन भी मेरा हुआ, क्योंकि तुमने अनजाने में ये फैसला लिया कि जिस हालत में ये अनाज है उसी हालत में मुझे बेचा। इसलिए अनाज के साथ वो जमीन भी मेरा हुआ जिस पर ये अनाज है। वाह किशोर, कब से सब्र कर रहा था कि कब तुम मुझ पर भरोसा करो और उस भरोसे का मैं विश्वासघात करूं। देख लिया हरिया में। तो उसे सेठ पर काफी गुस्सा आता है। आप चिंता मत करो पिताजी, अभी आपकी बेटी जिंदा है और उसके होते आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो अभी सरपंच के पास और सारा फैसला वही होगा। राधिका एक सरपंच बैठाती है और पंच के सामने अपने पिता के साथ जो हुआ सारी बात बताती है। लेकिन सरपंच सेठ का मित्र होता है, इसलिए वो अपने मित्र का ही साथ देता है। सुनो किशोर, सारी बात सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि सेठ ने तुमसे शर्त रखा कि जिस हालात में अनाज है उसी हालात में खरीदेगा, चाहे उसे 8,000 की जगह 10,000 क्यों न देना पड़े। और तुमने चंद 2 पैसों के लिए उसका शर्त मान लिया और पैसा लेकर सौदा पूरा किया। इसलिए सारे पक्ष के लोग सेठ को सही और तुम्हें गलत ठहराते हैं। उस अनाज के साथ जमीन भी सेठ का होता है, इसलिए तुम हार चुके हो। सरपंच अपना फैसला अपने मित्र के पक्ष में ही सुनाया। राधिका भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों लोग निराश हताश घर लौट आते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जो सेठ ने हमारे साथ किया है उसका सजा भगवान देंगे। आपका इसमें कोई गलती नहीं। अब आप अपने दिमाग पर जोर मत दीजिए, भगवान सब भला करेंगे। राधिका अपने पिता को दिलासा देती है कि वो गलत नहीं बल्कि सेठ गलत था, लेकिन किशोर खुद को ही कोस रहा था। सुबह हो जाती है और राधिका जब अपने पिता के पास उसे उठाने जाती है तो किशोर उठने की बजाय इस दुनिया से ही उठ जाता है। किशोर को अपनी जमीन खो देने का गम उसे हार्ट अटैक ला देती है और बेचारा अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपके सिवा
चखाती हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं इस अनाज को उसी हालत में बेचूंगी जिस हालत में ये अभी है। लेकिन हाँ, आपको मुझे पूरे 5,000 रुपए देना होगा। और मेरी भी एक शर्त है, 5,000 रुपए जिस हालत में होगा मैं भी उसी हालत में लूंगी। अब आप अपना फैसला बताइए कि आपको ये शर्त मंजूर है या नहीं। राधिका की बात सुनते ही सेठ धनीराम चौंक पड़ता है, लेकिन फिर वो सोचता है, अरे इस लड़की को क्या पता। कि गलती सेठ की। तू सेठ, सारी अकड़ निकल गई या अभी और बाकी है? अगर तुम बचना चाहते हो तो 200 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 500 सोने के सिक्के देना होगा, तब जाकर तुम इस समस्या से बाहर निकलोगे, वरना छोड़ूंगी नहीं। राधिका 500 सोने के सिक्के का डिमांड करती है। मरता क्या ना करता, सेठ को कैसे भी करके इस समस्या से बाहर निकलना था, इसीलिए वो मजबूरन 500 सोने के सिक्के दे देता है। राधिका सिक्के लेकर घर जा ही रही थी, तभी सेठ बोल पड़ता है, सुनो लड़की, आज तो तुम जीत गई, मगर ये मत समझना कि तुम मुझसे चालाक हो। इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे बुद्धि के मामले में मुकाबला कर सके। ये बकवास बंद कीजिए सेठ जी, अभी अभी आपको धूल चटाई हूँ और फिर आप पंगा ले रहे हैं। इसके बाद साफ पता चलता है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ। अगर यकीन ना हो तो फिर से आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है लड़की, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो लगी एक शर्त, हम दोनों एक एक किस्सा सुनाएंगे। अगर जिसका किस्सा झूठा और बेहतरीन होगा
वो इस मुकाबले में जीत जाएगा। और एक बात, यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर जिनको भी किस्सा सच लगा वो हार जाएगा, और हम दोनों में से कोई एक दूसरे के किस्सा को झूठा नहीं कहेगा, उसे सच ही कहेगा। और हां, इस मुकाबले में अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें पूरे 1500 सोने के सिक्के दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें बदले में ये 500 सोने के सिक्के और जमीन देना होगा। बोलो, क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मैं इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में मैं ही जीतूंगी। राधिका सेठ का चैलेंज स्वीकार कर लेती है और सेठ सरपंच को इशारा देता है कि उसका ही साथ दे। सरपंच इशारे में हाँ कहता है और सेठ अपना किस्सा का शुरुआत कर देता है। एक दिन मेरी पत्नी बाजार से राशन खरीद कर लाई, और जब उसे बनाने के लिए बिन रही थी तभी उसमें से 2 मक्के का दाना निकला। मेरी पत्नी उसे आंगन में फेंक दी। तभी 2 हफ्ते बाद उस दाने से अंकुर फूट पड़ा और बड़े पेड़ का रूप ले लिया, और धीरे धीरे मक्के का एक घना बगीचा बन गया। उस मक्के के बगीचे में जो भी घुड़सवार जाता तो कई दिनों तक भटकता रहता और उस बगीचे से कभी निकल नहीं पाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बगीचे में मेरा 10 बकरी खो गया। काफी दिनों तक ढूंढा, लेकिन एक भी बकरी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन फसल काटने का समय आया। मेरे सारे नौकर फसल को काट दिया, लेकिन फिर भी एक भी बकरी नहीं मिला। फिर मैंने तो मिलने का आशा ही छोड़ दिया। फिर मैं उस मक्के का आटा पिसवाया और अपनी पत्नी से रोटी बनाने को बोला। मेरी पत्नी कुछ ही देर में मक्के का रोटी और सरसों का साग मेरे आगे परोसी। मैं यही सोच रहा था कि मेरी बकरी आखिर कहां खो गई, और मुश्किल से 2 कौर ही खाया होगा, और मेरे पेट में बकरी की आवाजें गूंजने लगी। इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी को कुछ बताता, एक एक करके मेरे मुंह से सारी बकरियां निकलने लगी। ये देखकर मेरी पत्नी और मैं पूरा घबरा गए। बस सरपंच जी, यही मेरा किस्सा था। अब आप सब बताएं, ये किस्सा आप सभी को कैसा लगा? अरे ये क्या सेठ, ये कहानी मुझे बिल्कुल झूठा लग रहा है। ऐसी झूठी कहानी मुझे नहीं सुननी। तुम्हारे बातों पर जरा सा भी मुझे विश्वास नहीं है। क्यों गांव वालों? हाँ हाँ सरपंच जी, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसी कहानी ना तो हम कभी सुने हैं और ना ही कभी देखे हैं। यह कहानी सरासर झूठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, अब तो मेरा काम बन गया। जैसा शर्त था कि लोग कहानी को झूठा कहें, सो तो कह दिए। अब इस लड़की को मेरी कहानी सच बतानी होगी, तभी जीत पाएगी। सेठ बड़ी चतुराई से एक झूठा किस्सा लोगों को सुनाया। अगर राधिका को इस मुकाबले में जीतना है तो सेठ की कहानी उसे सच बतानी होगी, वरना बेचारी 500 सोने के सिक्के और जो जमीन वापस मिली है वो भी हार जाएगी। राधिका सोच में पड़ गई थी, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वाह सेठ जी वाह, क्या कहानी है। लोगों को भले ही ये कहानी झूठा लग रहा हो, लेकिन वास्तव में मुझे 16 आने सच लग रही है। और इतना ही नहीं सेठ जी, आप जैसे चतुर सेठ के साथ तो इससे भी मजेदार घटना घट सकती है। वाह लड़की वाह, तब तो मैं जीत गया। देख लिया सरपंच, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो ही गया होगा कि मुझसे तेज और चतुर इंसान इस गांव में कोई नहीं। चलो लड़की, अब तुम मेरा पैसा वापस करो और अपने घुटने मेरे सामने टेक कर ये बोलो कि तुम मुझसे हार गई और आज के बाद कभी मुझसे पंगा नहीं लोगी। ये क्या सेठ जी, आप तो बिना बारिश के बरस रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप जीत गए? अभी आप लोगों ने मेरा किस्सा तो सुना ही नहीं। पहले किस्सा सुन ले, फिर फैसला करना कौन जीता और कौन हारा। राधिका के बातों में सभी पंच के लोग हामी भरते हैं और राधिका को अपना किस्सा सुनाने को कहते हैं। राधिका अपने मन को शांत करती है और अपना किस्सा आरंभ करती है। एक बार मैंने सरपंच जी गांव के बीचों बीच रुई का बीज बोया और आप यकीन नहीं करेंगे,
कुछ ही दिनों में वहाँ एक बड़ा विशाल पेड़ उग गया और गर्मी के मौसम में पूरे गांव को अपनी छाया में बिठाकर ठंडी ठंडी हवा खिलाया। और जब उस पेड़ में बहुत सारे रुई लगने लगे तो मैं उस रुई को अपने बड़े भाई को दे दिया और कहा कि भैया इस रुई को शहर ले जाकर अच्छे दामों में बेच कर आए। मेरे भैया उस रुई को एक ठेले पर लादा और शहर निकल गए। लेकिन वो जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते में सेठ जी का मक्के का बगीचा था। वो बगीचा में ही गुम हो गए और जब सेठ जी अपना बकरी ढूंढने मक्के के बगीचे में गए तो उन्हें मेरा भैया दिखाई दिया। सेठ जी अपनी निर्दयी दिखाई और बकरी गुम होने का गम में अपने नौकरों के साथ मिलकर मेरे भैया का कत्ल कर दिए। क्यों सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे भैया आखिर आपका क्या बिगाड़े थे जो आपने उनको मार डाला? सरपंच जी, इन्होंने ही मेरे भैया को मारा है। आप इनसे पूछिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। बस राधिका के इतना कहते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अगर सेठ हाँ कहता तो खून के इल्जाम में फंस जाता और अगर झूठ कहता तो राधिका इस मुकाबले में जीत जाती। सेठ के सामने अंधेरा छा गया। अब वो करे तो क्या करे? आगे खाई तो पीछे गड्ढा। क्या हुआ सेठ जी, किस सोच में पड़ गए? यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इन्हें सच्चाई सुननी है। साफ साफ बताइए, क्या मैं झूठ कह रही हूँ या सच? सेठ धनीराम, तुम अपने ही जाल में फंस गए हो। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अपनी गलती स्वीकार कर लो और राधिका से माफी मांग लो। उसकी बुद्धि के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। हे भगवान, ये आपने मुझे कहां फंसा दिया। ये लड़की एक नंबर की झूठी है, 100% झूठ बोलती है। मैंने कभी इसके भाई का कत्ल नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये क्या सेठ जी, आप इतनी जल्दी हार मान गए? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुद्धि के मामले में आप मुझसे कमजोर हैं और शर्त के अनुसार झूठ बोलना हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए आपने मेरी कहानी को झूठा बोला, इसलिए मैं जीत गई। अब आप अपने वादे के अनुसार 1500 सोने के सिक्के मुझे देने का कष्ट करें। सेठ मजबूरन राधिका को 1500 सोने के सिक्के दे देता है। ये लो लड़की, 1500 सोने के सिक्के, और जल्दी यहां से दुम दबाकर भाग जाओ, वरना मेरा खून खौल रहा है। अगर जल्दी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा और आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन आप मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कभी भी गरीब या कमजोर को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना। और एक बात, कभी भी किसी को बच्चा समझकर अक्ल के मामले में कोई शर्त मत लगा लेना, वरना वो दिन आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। राधिका सेठ को मुंह तोड़ जवाब देकर सीधा अपने घर चली जाती है। पूरे पंच के लोग सेठ का उतरा चेहरा देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक घमंडी और बेईमान सेठ को राधिका करारा जवाब दी और पूरे पंच के सामने मुंह काला की। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो राधिका के जैसे डटकर खड़ा रहे, मुश्किलों से भागे मत। धन्यवाद।